हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, हमारा जो एथिक्स का चौथा टॉपिक है, उसमें जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हम लोग कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअली पूछ लेता है एक एक करके कभी कभी, और आप फंस जाते हैं। बेसिक डिफरेंस, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एग्जांपल्स, तो वही हम कर रहे हैं। और उसमें आज हम लोग देखेंगे, दो कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। एक है टॉलरेंस और दूसरा है कंपैशन। ठीक है ना? इन ये सब टर्म छोटे हैं, लेकिन पूछता है बार बार। और अगर आप ठीक ठाक लिख देते हैं तो अच्छा नंबर भी दे देता है। थोड़ा बहुत एग्जांपल दे करके आप अगर जस्टिफाई कर देते हैं अपने डेफिनेशन को, तो अच्छा नंबर मिल जाता है। ठीक है ना? शुरू करने से पहले दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियोज अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पढ़ चुका है। जो नहीं डाउनलोड किए हैं अभी तक, वो जा करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले करके पढ़ सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर लेक्चर्स देख रहे हैं तो पहले पीडीएफ ले लीजिए, साथ में पीडीएफ रखिए और उसके साथ में वीडियोस देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, खैर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही हम इस वर्ड का जिक्र करते हैं, टॉलरेंस शब्द हमारे सामने आता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक रिलीजियस जो स्पेक्ट्रम है, जो रिलीजियस पॉइंट है, वो दिमाग में आने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि टॉलरेंस का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। आसान भाषा में अगर हम कहें कि टॉलरेंस क्या होता है, तो टॉलरेंस सिंपल सी भाषा में ये है कि आपके सामने जो भी कोई व्यक्ति है, चाहे जो भी उसका व्यू है, चाहे जो भी उसका बिहेवियर है, चाहे जो भी उसका वो बोल रहा है, चाहे जो भी वो कर रहा है, तो आप उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए, और उसके साथ उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कीजिए। तब जब वो पूरी तरह से सही है, उसके एक्शन सही है, उसके थॉट्स सही है। ठीक है ना? तो देखिए, कुल मिलाकर के ये सिंपल सी बात ये है कि एक्सेप्टेंस मतलब दूसरों की बात को सुनना, समझना और उसको एक्सेप्ट करना, यही होता है टॉलरेंस। तो इसका मुझे नहीं लगता कि रिलीजन से कोई लेना देना है। टॉलरेंस का जैसे ही बात आती है तो सारा कोई वही कम्युनल की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इसका लेना देना नहीं है। हाँ, वो एक एक्सट्रीम रूप है कि जब आप किसी अन्य रिलीजन के व्यक्ति को आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, आप उसके आइडियाज को बुरा भला कहते हैं, आप उसके कल्चर को बुरा भला कहते हैं बिना किसी लॉजिक के, तो वो एक टॉलरेंस मतलब कि अनटॉलरेंस का एक एक्सट्रीम रूप है। आप समझ सकते हैं। बेसिक बात यह है कि टॉलरेंस एक एक्सेप्टेंस है। दूसरे की पर्सनालिटी को आप समझिए, दूसरे के आइडियाज और थॉट्स को आप रिस्पेक्ट दीजिए, और उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो भी उनका वे ऑफ लाइफ है, जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनका आइडिया है। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द टॉलरेंस, सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉलरेंस। अगर हम बात करें कि हमको लिखोगे कैसे आप एग्जाम में, हमको लिखना क्या है? टॉलरेंस आर टॉलरेशन इज फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड परमिसिव एटीट्यूड, इट इज अ एटीट्यूड। और एटीट्यूड क्या होता है, ये हम आपके पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है ना? टुवर्ड्स दोज हुज ओपिनियन, practices, race, religion, nationality, etc. differs from one's own। मतलब ये कि आप उन सब सारी चीजों को भी सोचने समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे देश का है, तो उसके अपने वैल्यूज हैं, उसके अपने कल्चर्स हैं, उसके अपने जो भी उसके आइडियाज हैं, ओपिनियन है, प्रैक्टिसेस हैं, वो अलग हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि जो हमारे इंडिया में हो रहा है वही सही हो रहा है, या फिर जो उनके यहाँ हो रहा है वही सही हो रहा है, या फिर हमारे यहाँ कोई चीज हो रहा है वो गलत है पूरी तरह से आउटराइटली। तो इस तरह से आपको सिंपली जो भी अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग आइडियाज के लोग हैं, अलग ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, तो आप उनका भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, सोचिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। काफी हद तक फेयर एंड ऑब्जेक्टिव जो है एक्सेप्टेंस रखिए। इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स, टॉलरेंस इज रेस्पेक्ट, comma, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's culture, our forms of expression and ways of being human। वही हमने पहले ही बताया कि यह एक रिस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है और एप्रिसिएशन है। किसका? जो हमारी डाइवर्सिटी है, हमारे प्लेनेट की जो डाइवर्सिटी है, या फिर जो हमारा एक्सप्रेशन का तरीका है उसमें जो डाइवर्सिटी है,
इन सब चीज़ों का वह एक उसको आप रिस्पेक्ट देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एप्रिसिएट भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड द टॉलरेंस। इट इज फोस्टर्ड by knowledge, openness, communication, and freedom of thought, conscience and the belief। कैसे आप समझ पाएंगे किसी को? आपके पास उस व्यक्ति के बारे में, उस रिलीजन के बारे में, उस प्रैक्टिस के बारे में, उस नेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। कम्युनिकेट करिए आप तब तक अगले व्यक्ति को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उससे बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत नहीं करेंगे तो उसकी जो बातें हैं वो आप सुनेंगे नहीं। आपके मन में जो अवधारणा बनी है वो बनी ही रहेगी, अब उसी के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब ये कि सामने वाले को बोलने का मौका तो दीजिए, तभी तो वो अपनी बात रख पाएगा और तभी आप समझ पाएंगे उसकी बात। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने का और बोलने का एक फ्रीडम होना चाहिए। कंसाइंस होना चाहिए और बिलीफ होना चाहिए, मतलब आपकी अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा भी होती है कोई चीज, वो होना चाहिए। और दूसरों में भी आप बिलीफ रखिए, ठीक है ना, उनकी बात भी सुनिए, उनके ऊपर भी विश्वास करिए। टॉलरेंस इज हार्मनी इन डिफरेंसेस, मतलब ये यहाँ पे डिफरेंसेस का निगेटिव सेंस नहीं है। यहाँ पे डिफरेंसेस का मतलब ये है कि डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नेशनलिटी, डिफरेंट रिलीजन, रेस, ठीक है ना, कास्ट, इन सब डिफरेंसेस में भी एक हार्मनी हो, एक आत्मीयता हो, एक आपसी लगाव हो, ब्रदरहुड हो, ठीक है ना, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। कुल मिलाकर के टॉलरेंस एक टूल है, एक हथियार है डाइवर्सिटी को रिच करने का। तो डाइवर्सिटी तभी रिच होगी जब उस स्फीयर में आने वाले सभी लोगों को समान अधिकार, समान सम्मान, समान प्लेस मिलेगा, ठीक है ना। तो टॉलरेंस क्या है? ये टूल फॉर द डाइवर्सिटी है। ओके, अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, खास करके सिविल सर्विसेज में, तो टू अपहोल्ड द ह्यूमन राइट, ऑब्वियसली आप अगर टॉलरेट करेंगे तभी आप ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा कर पाएंगे। डेमोक्रेसी तब तक स्टेब्लिश रह सकती है जब तक आप टॉलरेंस रखेंगे। डेमोक्रेसी तो इस तरह से समझ लीजिए कि रिजल्ट ऑफ द टॉलरेंस है, टॉलरेंस का ही एक रिजल्ट है। डेमोक्रेसी में भाई जो अल्टीमेट पावर होता है वो लोगों के पास होता है। अगर लोग यूनाइट नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। हार्मनी एंड रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि टॉलरेंस हो, किसमें? लोगों में, जो लोग वहां पे रह रहे हैं। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ डोगमेटिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म। डोगमेटिज्म का मतलब ये होता है कि कोई एक किसी का ओपिनियन है, थॉट है, या फिर कोई ऐसा कल्चर है जो कि चले ही आ रहा है, चले ही आ रहा है, और उस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, कोई उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो, या फिर कोई भी प्रचलन है, कोई भी चीज है, वो चलते ही जा रहा है और उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। डोगमेटिज्म का मतलब कि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब कि उसको कोई रोक नहीं पा रहा है या फिर रोकने की इच्छा नहीं रख रहा है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों चीजों को खत्म करना, क्योंकि देखिए अगर आपके थॉट्स, आपके ओपिनियन, आपके जो एक्शंस है, बिहेवियर है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, इट मीन्स फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि बिना पेंदी का लोटा जब मन करे इधर मन के उधर। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अगर आपके थॉट्स और ओपिनियन या फिर बिहेवियर जो समय की मांग है उसके अनुसार अगर आप नहीं बदल रहे हैं तो वह आने वाले समय में समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तो जरूरी है कि जो भी डोगमा है, जो भी एब्सोल्यूटिज्म है, वो एक समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता जाए। जो भी थॉट्स हैं, जो भी नोशन है, वो समय के साथ बदलते रहें, समय के अनुसार बदलते रहें, लोगों की आवश्यकता के अनुसार और समाज की भलाई के अनुसार वो बदलते रहें। उसके बाद टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ को भी इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि आप टॉलरेंस रखिए, नहीं तो वीकर सेक्शंस की बात को आप नहीं समझेंगे, डिसएडवांटेज जो लोग हैं उनकी बात आप नहीं समझेंगे, तो उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने बात पहले ही बता दी कि आप सामने वाले व्यक्ति को भी बोलने का और अपनी बात को सामने रखने का अधिकार दीजिए। और यह तभी आएगा जब आप दूसरों के प्रति टॉलरेट करेंगे, टॉलरेबल बिहेवियर आपका होगा, टॉलरेबल एटीट्यूड होगा तब। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको टॉलरेंस समझ में आ गया होगा। छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें एग्जांपल्स देखिए क्या है। एथिक्स में
आप जब बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो फिर जब आप आंसर लिखते हैं तो एक दूसरे का इसमें से उसमें, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, वो आप लिख ले जाते हैं, लिखते रहते हैं, और ज़रूरत भी होती है उसकी, क्योंकि टॉलरेंस एक छोटा-सा टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम्पल पूछ लिया तो आप कोई भी डैम कंस्ट्रक्शन या कोई भी रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम, या फिर जैसे अभी जो पॉपुलेशन वाला इशू चल रहा है इस पे, तो आप एग्जाम्पल दे करके लिख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है टॉलरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा है कंपैशन। ठीक है, देखिए कंपैशन हमको एक्चुअली सही बात तो ये है कि टॉलरेंस के पहले पढ़ाना था, लेकिन ये मिस्टेक हुआ हमसे। कंपैशन पहले पढ़ाते, टॉलरेंस बाद में पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक पिछले लेक्चर में हम चैप्टर पढ़े थे इम्पैथी, ठीक है ना? और इम्पैथी के टाइम पे ही हमने बताया था कि सिंपैथी क्या होता है। अगर इसको एक क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले हम सिंपैथी रखेंगे, फिर उसके बाद इम्पैथी को रखेंगे, और उसके बाद कंपैशन को रखेंगे। ये किसके टर्म में है? डिग्री ऑफ ग्रेटनेस, मतलब कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है उसके डिग्री में अगर हम रखेंगे। तो सबसे पहले आपका सिंपथी आएगा। सिंपथी में हमने बताया था कि यू कैन फील फॉर अदर, ठीक है, आप दूसरों की सफरिंग के बारे में सोचते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके लिए सॉरी फील कर सकते हैं, पिटी फील कर सकते हैं, ठीक है ना? एम्पैथी में हमने देखा था कि आप उसकी तरह, मतलब फील लाइक अदर्स, मतलब ये कि आप जो है अपने आप को सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन में रख करके उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी पीड़ा, उसके कष्ट को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को जानने का प्रयास करते हैं। कंपैशन उससे भी एक स्टेप आगे है। यहाँ पे आप न केवल उसकी भावनाओं को फील करते हैं, ना केवल उसकी पीड़ा को फील करते हैं, बल्कि अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, किस लिए? उसकी उस पीड़ा को दूर करने के लिए। मतलब ये कि अगर इन नटसेल बोला जाए तो सिंपैथी और एम्पैथी ये एक इस तरह का थोड़ा सा इनएक्टिव एटीट्यूड है, लेकिन कंपैशन एक्टिव एटीट्यूड है। इसमें आप आगे बढ़ करके, एम्पैथी से आगे बढ़ करके कुछ उस व्यक्ति के लिए, कुछ उस समाज के लिए करना चाहते हैं, जो कि कष्ट में है, जो पीड़ा में है, उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? अभी देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है हमको। कंपैशन इज द अंडरस्टैंडिंग और empathy for the suffering of others, but unlike empathy, it is not merely entails effort to understand the problems of the others, but also the active desire to alleviate them। मतलब वही बात है कि जो कंपैशन है वो ना ही केवल ये है कि आप अगले व्यक्ति की भावनाओं को, पीड़ा को समझ रहे हैं, बल्कि ये एक एक्टिव डिजायर है किसके लिए? कि उसको उस पीड़ा से मुक्ति दिला दे आप, ठीक है ना? दस इट इज द स्टेप फर्दर ऑफ दैट empathy because it also includes string action component। अगर empathy में एक्शन कंपोनेंट को आप ऐड कर देते हैं तो वह बन जाता है कंपैशन। आप एक्टिवली उसके लिए परेशान हो जाएंगे, काम करेंगे, जो भी जरूरत होगी उसको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी उसके पास कमी होगी या फिर नॉलेज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, सारी चीजें वो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसकी पीड़ा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, उसके जो भी कंप्लेन है, जो भी आवश्यकता है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अगर हम सिविल सर्वेंट के लिए इसकी जरूरत की बात करें, क्यों जरूरी है, तो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप कंपैशनेट होंगे तो जैसे ही आपके सामने कोई डिसएडवांटेज आया तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी जो भी समस्या है तुरंत सॉल्व कर दी जाए, और ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सिविल सर्वेंट का। सबसे बड़ा आप ये समझ सकते हैं कि गोल होता है कि जो भी उसके सामने आता है उसके लिए काम करें वो, और उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं को दूर करें। ओके, तो टू डिसकंटेंट रिड्यूस डिसकंटेंट बिटवीन पीपल एंड पब्लिक सर्वेंट। जो सरकारी नौकरों से लोग परेशान हो जाते हैं कि सरकारी नौकर जैसे ही दिमाग में आता है कि अरे यार सरकारी काम है, टाइम तो लगेगा, तो उससे डिसकंटेंट, एक असंतुष्टता की भावना उत्पन्न होती है लोगों के बीच में कि यार ये सरकारी नौकर है, सरकारी अफसर है, ये हमारा काम कहाँ करने वाला है इतनी जल्दी। तो अगर आप कंपैशनेट होंगे तो ये जो भावना लोगों के मन में है वो खत्म हो सकती है। डिसकंटेंट आप जो है खत्म कर सकते हैं अगर आप कंपैशनेट होकर के काम करेंगे तो। ओके, उसके बाद टू वर्क फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि हमने कहा कि वीकर सेक्शन की जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसके लिए अगर आपको काम करना है तो आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा।
कंपैशनेट नहीं होंगे तो उसके दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे, उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझ पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप दिल से कोई चीज महसूस नहीं करेंगे तो पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ या डेडिकेशन के साथ आप उनके लिए काम नहीं करेंगे। और जब ऐसा होगा तो जो भी उनकी सर्विस डिलीवरी है वो टाइमली उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर एलिविएट करना है, उनके लिए कुछ काम करना है, तो जरूरी है कि कंपैशन वाला एक क्वालिटी जो है, एक एट्रीब्यूट सिविल सर्वेंट के अंदर होना जरूरी है। अगर कोई कंपैशनेट सिविल सर्वेंट है तो वो क्या करेगा? अगर हम कंपेरिजन करें कि जो नॉन कंपेशनेट है या फिर जो कंपेशनेट है, उन दोनों में अंतर क्या होगा? हालांकि अंतर तो नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई किसी सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट है उसके अंदर में कंपैशन की क्वालिटी है, कंपैशन का एट्रीब्यूट है, तो वो क्या करेगा? उसका बिहेवियर कैसा होगा, एक्शन कैसा होगा? ओके, वो सबसे पहले क्या करेगा? अंडरस्टैंड द नीड ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल along with नीड ऑफ वाइडर पब्लिक। मतलब ये कि वह न केवल मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज की आवश्यकताओं को समझेगा, बल्कि जो एक हमारी लार्ज पब्लिक है, सबकी समस्याओं को वो आसानी से समझ सकता है और उसको वो खत्म भी कर सकता है। ओके, उसके बाद जस्ट अ मिनट, उसके बाद रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू मीट देयर नीड्स। जैसे ही उसको पता चलेगा कि उसका जो जिसकी जिसके लिए वो काम कर रहा है वह समस्या में है, और एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, तुरंत उसके लिए दौड़ पड़ेगा, भाग पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा वो करेगा, जो भी प्रोसेस होगा वो करेगा। उसके बाद रिपोर्ट्स इश्यूज दैट अफेक्ट सर्विस डिलीवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिसिंग हो जाता है। सपोज दैट कि आप किसी पब्लिक ऑफिस में हैं, किसी पोस्ट पे हैं, और आपको एक गोल दिया गया कि भाई आप जो है ये 9 दिसंबर तक इसको पूरा कर लो। लेकिन आप पूरा करने के लिए कोशिश जब कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे ये समस्या है जिसकी वजह से यह काम नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो आपने सिंपली, आपको क्या करना है, आपने तो रिपोर्ट बनाया, अपने जो सुपीरियर ऑफिसर है उनको फॉरवर्ड कर दिया कि सर यहाँ पे ये समस्या है और ये जो है काम नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात। लेकिन जो कंपैशनेट सिविल सर्वेंट होगा वह समस्या तो बताएगा ही बताएगा, साथ में उसको सुलझाने का रास्ता भी बताएगा, और जल्द से जल्द कोशिश करेगा कि वह समस्याएं खत्म हो जाएं और जो भी सर्विस है वो आम जनता तक विद इन द टाइम लिमिट पहुंचाई जाए, या फिर अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो रहा है तब भी वो उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद एक्टिवली सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट सबसे पहले पता है क्या करता है? जिस दिन से वो ऑफिस इंचार्ज हुआ, हो सकता है कि उसके पास कुछ पहले से डॉक्यूमेंट्स हो जिसके थ्रू वो लोगों की परेशानी, लोगों की आवश्यकताएं, उस वहाँ का नेचर और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, सबको जान जाए। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं होता है तो एक एक्टिव सिविल सर्वेंट क्या करता है, जैसे ही पोस्ट को वो होल्ड करता है, चार्ज लेता है, वैसे ही एक सर्वे करवा लेता है कि भाई देखो, जरा समझ तो लें, हम सोच तो देख तो लें कि हमारे जिसके लिए हम काम करने के लिए आए हैं उनकी आवश्यकताएं क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है इस ऑफिस से। ठीक है ना? तो वो तुरंत इंफॉर्मेशन लेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इन्फॉर्म्ड सिविल सर्वेंट होगा, उसको पता है कि क्या करना है, क्या जरूरत है, तो वो सही दिशा में काम करेगा, अच्छा काम करेगा। उसके बाद स्टेब्लिशेस मैकेनिज्म टू एड्रेस फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी अबाउट द सर्विस प्रोवाइडेड। एक जो ग्रीवांस रिड्रेसल वाला इशू है कि अगर मान लीजिए किसी सर्विस से, किसी काम से वह व्यक्ति वह समाज जो है असंतुष्ट है या पूरी तरह से उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, तो एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट क्या करेगा? एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, जहां पे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज कर पाएंगे, वो अपनी बात रख पाएंगे, अपनी आवश्यकताओं के बारे में बता पाएंगे, और जो सिविल सर्वेंट होगा वह इनके फीडबैक के अनुसार काम करना शुरू करेगा, जिससे उनका भला हो पाए, जिससे उनकी समस्याएं दूर हो पाए। डेवलप कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है यार, एक देखिए, कंपैशन सबसे बड़ी बात ये है ना कि अंदर से आती है। बाहर से डेवलप करने के मैकेनिज्म तो हैं, लेकिन वो कितने इफेक्टिव हैं, साइंटिफिकली वो प्रूव्ड नहीं है। तो जो चीजें अभी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो अभी तक चीजें, बहुत सारी चीजें हम लिखे हैं, उसको आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली आप जो ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन है
वो अगर आपके पास पहुंचेगा तभी आप उस पे सही एक्शन ले पाएंगे। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस तक आए। अभी अगर बीच में यहाँ पे सोसाइटी से इंफॉर्मेशन उनके लीडर तक पहुंचा, लीडर से फिर तीसरे लीडर तक, फिर चौथे लीडर तक, उसके बाद पब्लिक ऑफिस में आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर चावल का चिड़िया हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जितने लोग होंगे वो उनके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो जाएगा, टोन अलग हो जाएगा, है ना, उनका बिहेवियर अलग हो जाएगा, फिर वो चावल का चिड़िया होने में टाइम नहीं लगता है। ओके, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप कोशिश करिए कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आए वो फर्स्ट हैंड आए, बीच में कोई बहुत ज़्यादा इधर-उधर उसमें करने वाला ना हो, तभी आप जो है अपने काम कर पाएँगे। और यह तब पॉसिबल है कि जब आप खुद विज़िट करेंगे कहाँ पे? लोगों के घरों में, स्लम्स में, अगर आप जाएँगे वहाँ तभी आपको फर्स्ट हैंड मिलेगा, अदरवाइज़ किसी को भेज करके आप अगर सर्वे करवाएँगे तो वो फिर आपका सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ न कुछ उसमें डिटोरिएशन आ ही जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली रिलीजियस टीचिंग्स जैसे आपके गीता हो गया, कुरान हो गया या फिर बाइबल हो गया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिसको पढ़ करके, जिसको समझ करके, जिसको सोच करके आप अपने अंदर कंपैशन डेवलप कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे दिया है, आप और भी एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। जो 4 नोबल ट्रुथ हैं कि ट्रुथ ऑफ द सफरिंग, काज ऑफ द सफरिंग, एंड ऑफ द सफरिंग, एंड ट्रूथ ऑफ द मीन्स एंड पाथ दैट लीड टू द एंड ऑफ सफरिंग। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया था कि बुद्धा के जो 4 नोबल ट्रूथ है वो एक कंपैशन डेवलप करने का माध्यम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अगर आप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देते हैं अपने सिविल सर्वेंट्स को, अपने ऑफिस होल्डर्स को, तो उनमें काफ़ी हद तक कंपैशन डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको टॉलरेंस और कंपैशन दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो फोर्थ टॉपिक हमारा था सिलेबस का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो कि आप खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, तो इससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको पढ़िए, देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने डील किया है, उसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन जैसे कि 1 मिनट, हाँ, पहला क्वेश्चन जैसे कि एम्पैथी पे बेस्ड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रिटी पे बेस्ड है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एम्पैथी तो पिछले लेक्चर में ही पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिविटी भी कर रखा है, न्यूट्रलिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में है। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको ऑनेस्टी और जो हमारा एक और जो प्रोबिटी होता है, अभी उसको हम नहीं किए हैं, यहाँ पे ऑनेस्टी से ही रिलेटेड है ये। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए, समझिए और उसका आंसर लिखिए। और अगर कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं आंसर फ्रेमिंग में, तो आप हमको डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसका प्रॉपर जो आंसर है, आंसर इन द सेंस कि मैं आपको पूरा आंसर लिख के नहीं देने वाला, बट ये है कि एक फ्रेम मैं उसमें जरूर आपको दे दूंगा। तो आज हम यहीं पे इसको बंद करते हैं, खत्म करते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंपली हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।